नमस्कार। वर्टिकल सेफ्टी एंड रेस्क्यू सॉल्यूशंस द्वारा प्रस्तुत इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रैम्बलिंग के दौरान जो सुरक्षा ज़रूरी है, यानी कि सेफ्टी ड्यूरिंग स्क्रैम्बलिंग, इस विषय पर। उस विषय तक पहुंचने से पहले इस बात को स्पष्ट कर लें कि स्क्रैम्बलिंग होता क्या है। हम कभी किसी छोटे हाइक पे जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, जैसे कि पुणे मुंबई के पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लोहगढ़, तिकोना, राजमाची। ये आसान हाइक हैं, ऊपर जाने का रास्ता आसान है, कहीं रोप फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। कभी हम जाते हैं किसी रॉक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन पे, जैसे कि लिंगाणा, तेल बैला, वजीर या ऐसे कई और पिनाकल्स पे, जहाँ पे बाकायदा हम रोप लेके जाते हैं, सब इक्विपमेंट लेके जाते हैं, रोप फिक्स करते हैं, हम लीड क्लाइंबर को बिले देते हैं, लीड क्लाइंबर सेकंड को बिले देता है और सब सुरक्षा का इंतज़ाम होता है। लेकिन एक आसान हाइक और ट्रैक और एक पूरी रॉक क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन, इसके बीच में ना इधर ना उधर ऐसी एक परिस्थिति आती है जिसे हम स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। एक उदाहरण है मुंब्रा सेकंड गली, दूसरा एक उदाहरण है महाबलेश्वर के पास जोर से आर्थर सीट का ट्रैक, जिसमें ट्रैक का एक भाग तो आसान है, आप आराम से चल के जा सकते हैं। बीच में एक कुछ रॉक पैच आता है जहाँ पे आपको रोप फिक्स करना पड़ता है और बाद में फिर से एक आसान सेक्शन आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ट्रैवर्स होती है जिसे हम कहते हैं बहुत एक्सपोज्ड ट्रैवर्स है, मतलब ट्रैवर्स इतनी छोटी भी नहीं होती, उसके ऊपर आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन गलती से अगर वहाँ से कोई फिसल जाए तो नीचे कई 100 फुट गहरी खाई हमारा इंतज़ार कर रही होती है। ऐसी सब जगह पे हम एक रोप फिक्स करके उसे सिक्योर कर देते हैं। और हाँ, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम आज जो बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइज्ड एडवेंचर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जहाँ हम पार्टिसिपेंट्स को हमारे साथ लेके जाते हैं। इसका मतलब है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजर्स पे होती है। देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन टू द ऑर्गेनाइजर्स। हम ऐसी हालात की बात कर रहे हैं। तो ऐसे किसी स्क्रैम्बलिंग पैच के दौरान अक्सर हम ये देखते हैं कि एक रोप बांध दिया जाता है और पार्टिसिपेंट को कहते हैं कि अगर हाँ बस रोप को पकड़ के आ जाओ। अगर मामला थोड़ा और गंभीर है तो हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट को हार्नेस पहनना चाहिए और उन्हें हम एक स्लिंग दे देते हैं और एक कैराबिनर, जिसे आमतौर पे काउटेल कहा जाता है, और पार्टिसिपेंट को हम कहते हैं कि इस रोप में आप ये कैराबिनर डाल दीजिए और ज़रूरत पड़े तो रोप को पकड़ के ऊपर आ जाइए। सो सवाल ये है, इज़ दिस इनफ और रादर इज़ दिस सेफ इनफ? क्या हम कभी ये सोचते हैं कि कभी कभी एक सेक्शन में मल्टीपल एंकर पॉइंट्स होते हैं, दो एंकर पॉइंट्स के बीच में एक पार्टिसिपेंट सिर्फ ऐसे एक काउटेल पे, यहाँ पे हमने सिस्टम से उसे अटैच कर दिया है, अगर वो ही नीचे फिसल गया तो एक तो उसका क्या होगा और एंकर का क्या होगा। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा ग्रुप साइज है, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 80 लोग हैं, और एक रोप के सेक्शन पे, मतलब दो एंकर पॉइंट के बीच में 3 पार्टिसिपेंट उसी रोप पे लटके हुए हैं और ऊपर वाला पार्टिसिपेंट फिसल के नीचे आ गया, तो क्या होगा? क्या हम इन सब बातों पे विचार करते हैं रोप एंकर करने से पहले या इस तरह की कोई सिस्टम लगाने से पहले? ये विचार बहुत कम होता है और इसीलिए हमारा ये आज का वीडियो एपिसोड है सेफ्टी ड्यूरिंग स्क्रैम्बलिंग। तो ऐसे स्क्रैम्बलिंग पैच पे सुरक्षा के लिए किस तरह की सिस्टम होनी चाहिए, इस पर बात करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स। हम अक्सर सिर्फ वजन पे ध्यान देते हैं, और ये कितनी बार होता है? ट्रैक पे जाना है, मेरी सैक कितनी भारी है, वजन। ग्रुप जैसे ही हमारे पास आता है, कोई 50-55 किलो की व्यक्ति होती है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। एक बिल्कुल दुबला पतला कोई 40 किलो का इंसान आता है, हम उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई 90 या 100 किलो की व्यक्ति आती है, हम अरे ये ट्रैक कैसे करेगा, अरे ये रैपलिंग कैसे करेगा, फिर वजन की बात आती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ वजन के बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। हमें विचार करना चाहिए इम्पैक्ट फोर्स, यानी कि झटके का। कितनी बार देखा है क्या, मैंने खुद भी किया है बहुत बार। पार्टिसिपेंट को हम रैपलिंग से पहले इक्विपमेंट की जानकारी दे रहे होते हैं
और हम उन्हें रोप दिखाते हैं और पूछते हैं बताइए ये रोप कितना वजन झेल सकता है। फिर कोई पार्टिसिपेंट कहता है 500 किलो, कोई कहता है 1000 किलो, कोई कहता है 1500 किलो। फिर हम बड़े गर्व से कहते हैं कि दिस रोप कैन टेक 2.2 टन्स एवरेज। फिर वजन की बात आती है। असली सवाल ये है व्हाट इज द इम्पैक्ट लोड दैट द रोप कैन सस्टेन। ये रोप कितने जोर का झटका सह सकता है। तो वजन और इम्पैक्ट में फ़र्क क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। तो अगर मुझे इस लकड़ी को तोड़ना है तो जाहिर है कि मुझे इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स किस बात पे निर्भर करता है। अगर मैं इसे धीरे से इस पे मारता हूँ तो ये टूट नहीं रही है, अब ये टूट गई। इसका मतलब है ये कितनी गति से, एट व्हाट स्पीड मैंने इस पे मारा, इस पर ये इम्पैक्ट निर्भर है। दरअसल स्पीड और एक्सेलरेशन में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन फिजिक्स में इतने गहराई में नहीं जाते हैं। हमारे इस चर्चा के लिए इतना पर्याप्त है कि स्पीड ऑफ इम्पैक्ट इज इंपॉर्टेंट, द एक्सेलरेशन। और क्या इंपॉर्टेंट है, और कौन सी बात है जिस पर इम्पैक्ट निर्भर करता है, आइए देखते हैं। चलिए और एक लकड़ी को तोड़ने का प्रयोग करते हैं। मैं अगर इसके ऊपर सिर्फ हल्के से पैर रखता हूं तो ये नहीं टूट रही है। अब इसके ऊपर थोड़ा और वजन देते हैं, और वजन देते हैं। इसका मतलब है तो इम्पैक्ट या फोर्स दो बातों पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का इम्पैक्ट होने वाला है उसका वजन कितना है और उसका एक्सेलरेशन, गति कितनी है। और जी हाँ, स्कूल में सीखा हुआ फॉर्मूला है, शायद हम में से कोई लोग भूल गए होंगे, फिर से याद दिला देते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस फोर्स को गिने कैसे, हाउ डू वी मेजर फोर्स। हम वजन किलोग्राम में गिनते हैं, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गिनते हैं, और फोर्स को हम गिनते हैं न्यूटन में। तो इस कैराबिनर पे लिखा हुआ है 25 किलो न्यूटन, यानी 25,000 न्यूटन। लेकिन पहले ये समझ लें कि ये 1 न्यूटन क्या होता है। सीधी सादी डेफिनेशन है, अगर 1 किलो की कोई वस्तु 1 मीटर पर सेकेंड इस एक्सेलरेशन से जाके कहीं टकराती है तो वो फोर्स होता है 1 न्यूटन। 1 किलो मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये जो कैराबिनर है जिस पे लिखा हुआ है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 25 किलो न्यूटन, अगर मैं इसके ऊपर लटक जाता हूँ तो इस पे कितना फोर्स आएगा, आप कैलकुलेट करके बताइए। आज हमें अंदाज़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास है ये बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करने के लिए एक लोड सेल। तो मैं लटक के दिखाता हूँ आपको और आप खुद ही कैलकुलेट करिए। मेरा वजन है 63 किलो, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं इसके ऊपर अगर लटक गया तो फिर इस कैराबिनर पे फोर्स कितना है, 63 किलो तो है, और एक्सेलरेशन कहाँ है, मैं तो गिर ही नहीं रहा हूँ, एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर फोर्स भी 0 रहना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर ये मुझे बता रहा है 630 या 640 के बीच में न्यूटन, 0.6 किलो न्यूटन। इसका कारण ये है कि मेरा एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ये रोप और कैराबिनर मुझे गिरने से बचा रहा है। अगर ये नहीं होता तो मैं नीचे सीधा धराशायी हो जाता, और गिरते समय जो इम्पैक्ट आता वो होता 63 मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा वजन 63 और मल्टीप्लाई करिए 9.8, चलिए आसान करने के लिए 10 कर देते हैं तो 630। और यही आपको लोड सेल पे हमने दिखाया 630 न्यूटन वजन। देखिए मैं भी कितने आसानी से वजन बोल दिया। 630 न्यूटन फोर्स इस कैराबिनर पे लग रहा है, लेकिन इस कैराबिनर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो 25 किलो न्यूटन है। तो एक सीधा साधा गणित करके देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 630 से, तो उत्तर आता है लगभग 39 या 40। क्या इसका मतलब ये है कि मेरे जैसे 39 लोग इसके ऊपर लटक सकते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब चीज़ें गिरने लगती हैं तो मामला और पेचीदा हो जाता है। क्यों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इसके ऊपर लटका हुआ था तो बड़े मज़े से, ऐसा आसानी से लटका हुआ था जैसे किसी झूले में लटका हूँ। लेकिन क्लाइंबिंग के दौरान अगर मैं गिरता हूँ तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है।
ये मैंने यहाँ पत्थर लटकाया क्योंकि मैं गिरना नहीं चाहता। इसका अभी जो फोर्स दिख रहा है ये है 0.07 और 0.08 के बीच में 70 या 80 न्यूटन, मतलब अंदाज़ा से 7 किलो अंदाज़ा, लेकिन हम फोर्स की बात कर रहे हैं 70 और 80 न्यूटन के बीच में। अगर मान लीजिए ये मैं हूँ और क्लाइंबिंग के दौरान मैं 1.5 फुट गिरता हूँ तो क्या होता है, ये देखिए मैक्स ये आया है 0.49, 490 न्यूटन्स, जो पहले था 70 या मान लीजिए 75, मतलब 7 या 8 गुना फोर्स बढ़ गया सिर्फ 1-1.5 फुट गिरने से। तो ये है स्टैटिक लोड, और जो झटके से गिरा उसे हम कहते हैं डायनामिक लोड और शॉक लोड। तो इन सब तकनीकी बातों को ज़रा गायब कर देते हैं और बात करते हैं आदमियों की। आप ज़रा सोचिए, अगर उस पत्थर की जगह मैं होता और 1-1.5 फुट ही गिरा होता, तो मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं जब लटका था तब स्टैटिक लोड था 630 न्यूटन। उसे 7 गुना कर दीजिए तो आता है 4400 न्यूटन, 4.4 किलो न्यूटन्स। फिर भी आप कहेंगे कि क्या है, कैराबिनर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तो 22-23 किलो न्यूटन होती है, बहुत है। सोचने की बात है कि हमारी जो सिस्टम्स होती हैं उसमें सिर्फ कैराबिनर नहीं होती, सॉफ्ट गुड भी होते हैं, रोप होते हैं, डायनीमा स्लिंग होती हैं, ट्यूबुलर टेप होती है, नायलॉन टेप होती है। तो एक नायलॉन टेप वेबिंग जो पुरानी हो गई है, कुछ साल इस्तेमाल हो चुकी है, जिसकी रेटेड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जब वो नहीं थी तब 22 किलो न्यूटन थी, वो सिर्फ 4 किलो न्यूटन वजन आने पर टूट सकती है। ये दिखाने वाले कई सारे वीडियो यूट्यूब पे हैं, आप खुद भी देखिए, सर्च करिए, इस बात का अभ्यास करिए। तो इसलिए सिर्फ इस पे मत जाइए कि कैराबिनर 22 किलो न्यूटन की है, आपकी बाकी सिस्टम जो है उसमें क्या क्या माल है ये भी देखिए, और किलो न्यूटन का गणित जरूर याद रखिए। ये तो बहुत पुरानी कहानी है, आपने सुनी होगी कि गैलीलियो ने ये सिद्ध करने की कोशिश की, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, एक हल्की है एक भारी है, दोनों पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उतना ही होता है और इसलिए वो दोनों एक ही समय ज़मीन पे गिरती हैं। तो ये भारी वस्तु, हल्की वस्तु, ग्रेविटी, इस सब का स्क्रैम्बलिंग से क्या ताल्लुक़ है? हम काफ़ी साल तक सिर्फ वज़न के बारे में सोचते आए, आज हम कह रहे हैं कि फोर्स के बारे में भी सोचिए। लेकिन जब क्लाइंबिंग सेफ्टी की बात आती है तो इम्पैक्ट से और आगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है और उसे कहते हैं, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये आपको और गहराई में बताने के लिए मैं बुलाने वाला हूँ मेरा मित्र, बहुत सालों से आउटडोर में मेरे सहयोगी शंतनु पंडित। जब क्लाइंबर गिरता है तो 2 चीज़ें होती है, एक तो सारे सिस्टम को कम या ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और दूसरी चीज़ वो जो झटका बैठता है ना, उससे जो फोर्सेस क्रिएट होते हैं उसका प्रभाव क्लाइंबर पे होता है, क्लाइंबर को इंजरी हो सकती है। ये जो इम्पैक्ट है उसकी जो तीव्रता है, सेवेरिटी, वो गिनने के लिए हमें फॉल फैक्टर ये चीज़ काम आती है। फॉल फैक्टर एक रेशियो है, क्लाइंबर जब गिरता है तो उसके गिरने का जो अंतर है उसको रोप की लंबाई से अगर डिवाइड करें तो हमें फॉल फैक्टर मिलता है। मानो क्लाइंबर गिर गया और वो जो अंतर है उसको हम h कहेंगे, और जिस रोप की लंबाई से उस फॉल को रोका गया वो लंबाई को हम l कहेंगे। फॉल फैक्टर h/l ये हो गया। इससे क्लियर होता है कि फॉल फैक्टर जितना कम हो उतना ज़्यादा सेफ है, उतना सिस्टम पे कम इम्पैक्ट आएगा, उतने क्लाइंबर को इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेके हम ये फॉल फैक्टर और थोड़ा गहराई से देखते हैं। फॉल फैक्टर 0 ये कब होता है? जब एंकर के नीचे क्लाइंबर खड़ा है और सेल्फ एंकर ऑब्वियसली यूज़ में है और कोई क्लाइंबिंग नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और वो क्लाइंबर फिसल जाता है, लेकिन गिरेगा तो नहीं कहीं, वहीं लटका रहेगा। ये होता है फॉल फैक्टर 0। अभी ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्लाइंबर क्लाइंब करके 8 मीटर्स ऊपर चला गया
वहाँ पे एक प्रोटेक्शन पीस डाल दिया, उसके ऊपर 2 मीटर क्लाइंब किया और गिर गया, तो 2 मीटर और 2 मीटर मतलब उसका फॉल हो गया 4 मीटर। और रोप कितना गया, पहले का 8 मीटर और ऊपर 2 मीटर मतलब 10 मीटर। अभी फॉल फैक्टर क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय 10, सो द फॉल फैक्टर इज़ 0.4। एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं। क्लाइंबर ने 2 मीटर क्लाइंब किया, पहला प्रोटेक्शन पीस डाल दिया, उसके ऊपर 2 मीटर क्लाइंबिंग किया और फिर गिर गया। उसका फॉल होगा अगेन 2 मीटर्स और 2 मीटर्स। इसका मतलब है फॉल 4 मीटर ही है। रोप कितना चला गया, 4 मीटर। फॉल फैक्टर 4/4 इज इक्वल टू 1। फॉल फैक्टर 1 हो गया। तो अभी सवाल ऐसे पैदा होता है कि कौन सा फॉल फैक्टर सेफ है और फॉल फैक्टर अनसेफ कब होने लगता है। ऑब्वियसली फॉल फैक्टर जब 0 है वो सबसे सेफ है। रिसर्च कहता है कि फॉल फैक्टर 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फॉल फैक्टर अगर 1 आ गया किसी फॉल में तो रिकमेंडेशन ऐसा है कि उस सिस्टम के सारा इक्विपमेंट ये डिस्कार्ड कर देने चाहिए और फिर रिप्लेस कर देने चाहिए। रिसर्च ये भी कहता है फॉल फैक्टर अगर 0.5 मतलब 0.5 इतना आ गया फिर भी क्लाइंबर को मुश्किल हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो इसका मीनिंग साफ है, फॉल फैक्टर जितना कम कर सके उतना अच्छा है। सेफ्टी ऑन स्क्रैम्बल और फॉल फैक्टर, इसका कनेक्शन क्या है। हमने देखा है कि जो आयोजित प्रोग्राम होते हैं, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम, आमतौर पर हर एक पार्टिसिपेंट को काउटेल या सेल्फ एंकर दिया जाता है और वो व्यक्ति फिर जब स्क्रैम्बल पे जाती है तो कैराबिनर फिक्स रोप पे अटैच कर दे के फिर वो स्क्रैम्बल रूट करती है। अभी इसमें क्या होता है, नॉर्मली तरह तरह के सेक्शंस आ जाते हैं उस पूरे स्क्रैम्बलिंग रूट पे। तो उदाहरण के लिए हम ऐसे लेते हैं, एक ज़रा एक्सट्रीम एग्जांपल लेते हैं, एक वर्टिकल सेक्शन ले लेते हैं। इस उदाहरण में हम देखते हैं कि वो वर्टिकल सेक्शन 2 एंकर्स के बीच में जो लंबाई है उसको हम 10 मीटर ले लें फिर से, और जो व्यक्ति क्लाइंब कर रही है वहाँ पे उसका सेल्फ एंकर 1 मीटर इतना लंबा है। अभी मानो कि वो व्यक्ति पूरी चली गई, ऑलमोस्ट 10 मीटर क्लाइंब कर दिया और वहाँ से गिर गई, और वर्टिकल सेक्शन है, वो व्यक्ति स्लाइड होके पूरा नीचे वाले एंकर पे आ गई और वहाँ पे झटका बैठ गया। फॉल का जो अंतर है वो 10 मीटर है, और फॉल जो रोका गया, वो जो रोप है, वो रोप मतलब उस व्यक्ति का सेल्फ एंकर, उसकी लंबाई 1 मीटर है। फॉल फैक्टर हो गया 10/1 यानी 10। ये बहुत भयानक है। क्लाइंबर तो इंजर्ड ज़रूर होगा, लेकिन वो जो झटका बैठने वाला है उससे नीचे वाला एंकर भी उखड़ जाने वाला है, उसके नीचे वाले भी शायद वो फोर्स ट्रांसफ़र होके एंकर्स निकल आएंगे। सो हम देख सकते हैं कि कोई भी स्क्रैम्बल ले लो, अगर उसमें काफ़ी सेक्शंस है तो बहुत सारे सेक्शंस में फॉल फैक्टर 1 से ज़्यादा हो सकता है, जो हमें पता है अभी रिकमेंडेशन के हिसाब से कि फॉल फैक्टर 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो फिर करना क्या है अभी, क्योंकि ये सारा ज्ञान हो गया, लेकिन ऐसे तो नहीं होता है कि मैं साइट पे चला गया रूट फिक्स करने के लिए और मैं हर एक सेक्शन का फॉल फैक्टर कैलकुलेट कर रहा हूँ। इम्प्रैक्टिकल है वो। तो हमारे टीम का कहना ऐसा है कि हमें 3 चीज़ करनी चाहिए। वो क्या है, एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जिसमें फॉल फैक्टर एक तो कम से कम हो और दूसरा सेफ जोन में हो, यानी कि 1 से नीचे हो, जितना नीचे हो सके उतना अच्छा। दूसरी चीज़ ऐसी कि वो जो सिस्टम है उसको यूज़ करने का सही तरीका हमें डिज़ाइन करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ऐसी है, जब पार्टिसिपेंट वहाँ जाते हैं और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को, दूसरे सेक्शन से तीसरे सेक्शन को मूव होते हैं और वो सेक्शन अलग अलग तरीके हैं, तो उनको हर एक सेक्शन में क्या करना है ये डिसीजन लेने की ज़रूरत ना हो,
ऐसे हमारे सिस्टम और ऐसा तरीका हमें चाहिए। ये जो फॉल फैक्टर है उसका स्क्रैम्बलिंग रूट से क्या संबंध है, ये सारा जानना बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन हमारा एक रिकमेंडेशन ऐसा कि हम जो सिस्टम सजेस्ट करने वाले हैं वो आप यूज़ कीजिए, और वो सिस्टम ऐसी है आप कहीं भी जाओ, कौन से भी स्क्रैम्बल पे ये सिस्टम आप यूज़ कर सकेंगे, और यही सिस्टम हमारा दोस्त शिरीष आपको बताएगा। नमस्कार, मैं श्री ससरोदे फ्रॉम पुणे इंडिया। वर्टिकल सेफ्टी एंड रेस्क्यू सॉल्यूशंस के इस एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर स्क्रैम्बलिंग के समय सेफ्टी किस प्रकार की होनी चाहिए, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चा हुई। उसके बाद में हम लोगों ने उनको ये बताया कि हम जल्द ही आपको एक सॉल्यूशन इसके बारे में जो भी बेस्ट पॉसिबल है और जो सेफेस्ट सॉल्यूशन हमारे हिसाब से है वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये 3 पार्ट में एपिसोड शूट किया है। इस पार्ट 3 में मैं आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि किस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। एक ज़माना था कि जब ऐसे ही कोई स्क्रैम्बलिंग का जब पैच आता था, और आज की तारीख में भी बहुत सारे लोग जो है वो इस प्रकार से काम करते हैं कि मैं एक सेल्फ एंकर है, मैं इसमें पास करता हूँ और यहाँ से ऊपर चलना सीधा चालू करता हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 में पुष्कराज हो या शंतनु हो, इन्होंने भी बोला होगा कि अगर मैं इस प्रकार से सिर्फ पास करके हुए जा रहा हूँ, मेरे पीछे 1-2-3 पार्टिसिपेंट्स है, मैं गिरता हूँ तो मैं उनके ऊपर गिरूँगा, मुझे इंजरी होगी, किसी और को इंजरी होगी, सिस्टम के ऊपर इतने सारे लोगों का वेट आएगा। ऐसे कई बार देखा गया है कि स्क्रैम्बलिंग जो है वो बहुत लाइटली लिया जाता है कि चलो यार एक छोटा सा ही तो पैच है। बट इसी अप्रोच की वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं और एक्सीडेंट्स हुए भी है। अब इस बार हम लोग आपको इसके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन जो दे रहे हैं, इसमें हम लोग प्रूसिक का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कैसे सेफ किया जा सकता है ये आपको दिखाएंगे। सिस्टम में एक प्रूसिक लगाया है, यहाँ पर मेरे पीछे और भी प्रूसिक्स है। मैं पार्टिसिपेंट हूँ, आपको उनको समझाना ये पड़ेगा कि मेरे पास में यहाँ पर 3 प्रूसिक है। मैं जब एज अ पार्टिसिपेंट आता हूँ तो मैं सबसे ऊपर वाले प्रूसिक में मेरा सेल्फ एंकर जो है वो मैं लगाता हूँ। ये मैंने सेल्फ एंकर यहाँ पर लगाया। दूसरा मेरा जो सेल्फ एंकर है वो भी मैं इसी रोप के अंदर पास करता हूँ। सिस्टम में मेरे पास में एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ लीडर 2 सेल्फ एंकर होने बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ एक सेल्फ एंकर पास किया और ऊपर चल पड़े, ज़रूरत पड़े तो रोप को पकड़ के खींचे। ये सब गलतियाँ हम लोगों ने भी पुराने ज़माने में की है। तभी इक्विपमेंट कम था, एक्सपीरियंस भी कम था। आज इक्विपमेंट भी है, एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत है, इसीलिए ये सॉल्यूशन हम लोग आपको दे रहे हैं। सेल्फ एंकर पास किया, प्रूसिक मेरे कमर में अटैच किया, सेल्फ लॉक कैराबिनर है तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, 2 लॉक कैराबिनर है तो, स्क्रू गेट है तो मुझे उसे लॉक करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखिए कि जब आपके लीडर्स इस प्रकार का रोप फिक्स करेंगे तो बिटवीन द 2 एंकर्स या एंकर स्टेशंस आपको इस रोप में कम से कम स्लैक रखना होगा। इसका रीज़न ये है कि पार्टिसिपेंट को प्रूसिक स्लाइड करते समय परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर रोप में स्लैक है तो प्रूसिक स्लाइड करने में परेशानी होगी, लेकिन आप इस रोप को इतना भी टाइट नहीं करोगे कि वो रोप प्री लोडेड हो। मैं पार्टिसिपेंट हूँ, मैं प्रूसिक लगाता हूँ और मेरा प्रोग्रेस चालू करता हूँ। स्क्रैम्बलिंग के वक्त मेरा पैर फिसलता है, हाथ छूटता है, कुछ भी होता है, और अगर मैं गिर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये प्रूसिक जो है, ये प्रूसिक मुझे रोकेगा। इसमें हम लोग, हमारे पास में अगर एसेंडर्स ज़्यादा है तो क्या एसेंडर्स यूज़ कर सकते हैं? मेरा एडवाइस ये है कि एसेंडर्स यूज़ ना करें। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि स्क्रैम्बलिंग है इसका मतलब है ऊपर ही जाना है। कई ट्रैक रूट्स में, जैसे समझिए कि एक ट्रैक रूट है, यहाँ से मैं ऊपर गया, किसी फोर्ट के ऊपर गया, अब मेरा वापस आने का रास्ता भी यही है, तो मुझे नीचे उतरते समय भी ये रोप फिक्स लगेगा। उस कंडीशन में अगर मेरे पास में जुमार है और प्रूसिक नहीं है तो जुमार नीचे आने में मेरी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन प्रूसिक का एडवांटेज ये है कि वो एक ही नॉट ऐसा है कि जो ऊपर वाले डायरेक्शन में भी जाएगा और वो नीचे वाले डायरेक्शन में भी आएगा। तो अगर मैं नीचे उतर रहा हूँ प्रूसिक को पकड़ के, तो मैं इस प्रकार से मेरा स्क्रैम्बलिंग में डिसेंट भी कर सकता हूँ, नीचे आ सकता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें, पार्टिसिपेंट को ये बताया कि कितना भी पैच आसान क्यों ना हो, आप प्रूसिक को रोप के ऊपर ज़ोर ज़ोर से घीसेंगे नहीं। रोप टू रोप फ्रिक्शन की वजह से फिक्स रोप में और
प्रूसिक के रोप में भी प्रॉब्लम आ सकता है, डैमेज हो सकता है। एक प्रूसिक का एंकर, एक सेल्फ एंकर, इसे यूज़ करते हुए मैं मेरा प्रोग्रेस कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट है, सवाल ये है कि मैं मेरा प्रूसिक इस एंकर से आगे कैसे लेके जाऊँगा। इस केस में आपको ये करना पड़ेगा, आपने जैसे नीचे देखा था कि मैंने रोप में 3 प्रूसिक लगाए थे, आप 3, 4, 5, 6 आपके पास में जितने प्रूसिक स्लिंग्स हैं उसमें से कुछ एट द स्टार्ट और कुछ प्रूसिक्स ऐसे बीच में आपको हर एक सेक्शन में एंकर के बाद लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ। एक तो पहली चीज़ ये है कि ये मेरा सेल्फ एंकर है, ये सेल्फ एंकर पहले जाएगा मेन एंकर के कैरावेदर में। अब मैं इस प्रूसिक स्लिंग को निकालता हूँ। अगर मेरे पास में सिस्टम में सिर्फ एक ही ये एंकर होता, समझिए, उस केस में अगर मैं इसे निकालता हूं तो मैं सिस्टम से फ्री हो जाता हूं, विच इज नॉट अलाउड। हम लोगों को सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एंकर लगाया, ये प्रूसिक में जो है मैं इसे यही छोड़ देता हूं। मैं इस वाले प्रूसिक के साथ में एज अ पार्टिसिपेंट मैं कुछ नहीं करता हूं। आगे मेरा जो इंस्ट्रक्टर है उसने 3 प्रूसिक यहाँ पर सेट किए हुए, आपके हो सकता है 5 हो, 6 हो, जो भी हो। अगर मैं पार्टिसिपेंट हूं और मैं नीचे का प्रूसिक मेरे कमर में लगाता हूं और मैं मेरा प्रोग्रेस चालू करता हूं तो ये 2 खाली प्रूसिक भी मैं मेरे साथ में ऊपर लेके जाऊंगा। तो पार्टिसिपेंट्स को एक्सप्लेन ये करना है कि जब मैं ऊपर पहुंचता हूं, जहां पर मुझे चेंज ओवर आएगा, वहां पर सबसे ऊपर वाला प्रूसिक जो है वो मैं मेरे कमर में हार्नेस में अटैच करता हूं, स्लाइड करता हूं, मैं अटैच हूं। सेल्फ एंकर जो है वो मेन एंकर में से निकल के फिर एक बार फिक्स रोप में पास करता हूं और इस प्रकार से मेरा जो है प्रोग्रेस में चालू करता हूं। पीछे बचे हुए जो 2 प्रूसिक है वो अगले वाले पार्टिसिपेंट्स को काम में आएंगे। तो हमें कार्रवाई ये करनी है कि सेल्फ एंकर निकाल के हमें पहले एंकर में डालना है और फिर प्रूसिक को यहाँ इसमें से निकालना है। अगर सेल्फ एंकर गलती से प्रूसिक के पीछे है तो हो सकता है पार्टिसिपेंट भूले सेल्फ एंकर डालना, इसलिए प्रूसिक के आगे सेल्फ एंकर को रखे, मेन एंकर के अंदर डालेगा, फिर खुद को इस प्रूसिक में से डिटैच करेगा। अब जो है ये जो प्रूसिक है ये यही रहेगी, ये इसमें से ऊपर का प्रूसिक लेते हुए वो उसका आगे का प्रोग्रेस चालू करेगा। ऊपर वाला प्रूसिक आप देख सकते हैं, इसने ऊपर वाला प्रूसिक लिया है। अब यहाँ पर सेल्फ एंकर निकालना है, प्रूसिक के आगे लगाना है और प्रोग्रेस शुरू करना है। यहाँ पर 3 प्रूसिक बची है, जो 3 पार्टिसिपेंट्स आए। कल लीडर का इसके आगे का काम ये होगा कि ये सारे प्रूसिक्स को नीचे जहाँ से स्टार्ट हम लोगों ने किया था वहाँ पर ये सारे प्रूसिक को लेके जाके वहाँ पर वापस लगाना है। तो अगर आपके पास में और पार्टिसिपेंट्स है तो वो ये प्रूसिक को यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ऊपर के सेक्शन में का जो प्रूसिक जितने भी ऊपर जाएंगे उस प्रूसिक को लाके यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। प्रूसिक यूज़ करने के लिए कौन सी स्लिंग आइडियल है, इसका एक सिंपल टेस्ट है। इस टेस्ट को पिंच टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर ये मेरा प्रूसिक कॉर्ड है, इसे मेरा थंब और 4 फिंगर में इसे मैं दबाता हूँ इस प्रकार से। अब आप देख सकते हो कि इसमें एक ये जो है ये आई होल तैयार हुआ है। ये आई होल का डायमीटर जो है वो प्रूसिक स्लिंग के डायमीटर के इतना होना चाहिए। अगर ये इतना दब जाता है कि आई होल रहता ही नहीं है तो प्रूसिक स्लिंग जो है वो इतनी पतली है या इतनी सॉफ्ट है कि वो रोप के ऊपर जब ग्रिप करेगी तो बहुत ही ज़्यादा टाइट होगी और स्लाइड करने में परेशानी होगी। अगर आई होल बड़ा है तो प्रूसिक जब आप रोप के ऊपर लगाएंगे तो वो प्रूसिक लूज होगी, वो प्रूसिक आपको रोप के ऊपर अच्छा प्रोग्रेस नहीं देगी। हो सकता है वो प्रूसिक स्लाइड होकर नीचे भी आए। सो दिस इज कॉल्ड एज अ पिंच टेस्ट। ये सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप 5.5 mm का अगर स्लिंग प्रूसिक स्लिंग यूज़ करना चाहते हैं तो एरामिड का स्लिंग यूज़ करने का इसमें हम लोगों को फ़ायदा ये है कि दिस इज़ स्पेशली डिज़ाइंड एंड स्पेशली मेड कि आपको 5.5 mm में भी 17.5 किलो न्यूटन इतना आपको इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मिलता है। अब बात करते हैं प्रूसिक की लेंथ की। हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि लोगों के सेल्फ एंकर जो है वो 1-1, 1.5 मीटर लंबे होते हैं। तो प्रूसिक का आइडियल लेंथ कितना होना चाहिए?
ये मैं थर्ड हैंड के बारे में, मतलब रैपलिंग के टाइम पे थर्ड हैंड करके जिसको यूज करते हैं हम लोग ऑटो ब्लॉक, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्क्रैम्बलिंग के लिए प्रूसिक की बात कर रहा हूँ। तो अगर मेरे प्रूसिक की लेंथ ये है और अगर मैं इसको लंबा करता हूँ, ये जो रोप है ये मेरे रीच से अवे जा रहा है, तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ इज नॉट अ गुड लेंथ। तो इसका एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं होगा। इट डिपेंड ऑन द पार्टिसिपेंट्स हाइट, पार्टिसिपेंट्स रीच एक्सेट्रा। एक तरीका यह है कि आई कैन क्रिएट मोर वाइन्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तीनों प्रूसिक्स के अंदर, इसमें 4 एक साइड में, 4 एक साइड में, इसमें 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, इसमें 4 एक साइड में, 4 एक साइड में है। तो आई कैन क्रिएट मोर नंबर ऑफ वाइन्स टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्लिंग, बट रिमेंबर इससे मोर नंबर ऑफ वाइन्स ऑन द रोप, इट्स गोइंग टू क्रिएट मोर फ्रिक्शन ऑन द रोप। तो हो सकता है पार्टिसिपेंट को तकलीफ होगा। आइडियली वुड बी either 3 or 4, but definitely not less than 3 on one side and 3 on one side. So never have a prusik which has only 2 and 2. It is not allowed, it is not safe also. तो मुझे ब्लू भी चलेगा अगर मैं इसे लगाता हूं तो, और मुझे ऑरेंज भी चलेगा, ये मिडिल लेंथ वाला जो है वो, ताकि मैं अगर यहाँ पर लटकता हूं तो रोप मेरे हाथ के रीच से बाहर नहीं जाएगा। अगर मैं सेल्फ एंकर की बात करूंगा तो सेल्फ एंकर का लेंथ भी, मेरा हाथ बेंड है, इतना ही सेल्फ एंकर का लेंथ होना चाहिए, ना कि मेरा सेल्फ एंकर का लेंथ ये होना चाहिए। अगर ये है, मेरा बॉडी वेट उसके ऊपर पूरा आ जाता है, तो मेरा सेल्फ एंकर विल गो आउट ऑफ माई रीच, विच इज नॉट एडवाइजेबल, जिसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स काफी सारे हो चुके हैं। अगर ट्रैवर्सिंग है तो उस समय जो पुराने ज़माने का हम लोगों का जो सिर्फ एक काउटेल और कैराबिनर पास करना है, उस सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं स्क्री का अगर ज़्यादा स्लोप है तो ये हम लोग आपके जजमेंट के ऊपर छोड़ते हैं कि वहाँ पर आपको अगर लंबा सेक्शन है तो प्रूसिक यूज़ करना है कि सिर्फ कैराबिनर से पास करना है। इतने डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वी जस्ट लीव इट टू योर ओन एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं ये साइड में काफ़ी एक्सपोजर है, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा है, तो हम लोगों को इसे सेफगार्ड करने के लिए दिस इज हाउ ये हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रैवर्स के ऊपर रोप फिक्स किया है। इसमें और एक चीज़ हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि कई बार ट्रैक्स में हम लोग लोकल विलेजर को, जिसे मराठी में हम लोग वाटाड़िया कहते हैं, उन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए एक एज अ हेल्प हम लोग लेके जाते हैं। तो कई बार ऐसे सेक्शन में वो लोग एकदम आसानी से हम लोगों को जाते हुए नज़र आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ या वो रास्ता या वो पहाड़ी इतनी आसान है कि हम लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करें। इसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग रोप लगाते हैं, या रोप लगाना ही हम लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और बेटर होगा। चेंज ओवर की जब बात आती है कि 2 सेल्फ एंकर का होना ज़रूरी है, इस केस में चेंज ओवर में मैं जब आता हूँ तो मैं मेरा एक सेल्फ एंकर निकाल के एंकर के आगे लगाता हूँ, फिर दूसरा निकालता हूँ एंकर के आगे लगाता हूँ। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 लॉक या सेल्फ लॉक कैराबिनर है। अगर आपके पास में स्क्रू लॉक है तो स्क्रू लॉक करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। अगर मेरे पास में सिर्फ एक ही है तो मुझे इसे निकालना होगा और एंकर के या स्टेशन के आगे लगाना होगा। इन बिटवीन मेरा जो कांटेक्ट है वो सिस्टम के साथ में नहीं है, विच इज़ अ रिस्क। इसीलिए हम लोग 2 सेल्फ एंकर का यूज़ करेंगे। अगर आप समझिए कि आपके पास में 2 सेल्फ एंकर नहीं है, एक ही सेल्फ एंकर है, तो मेरे पास 2 कैराबिनर्स का होना ज़रूरी है। मैं स्टेशन की तरफ या एंकर के पास में पहुंचा, मैं जो दूसरा कैराबिनर है वो स्टेशन के या एंकर के आगे रोप में लगाता हूं, फिर इसको खोलता हूं और आगे निकलता हूं। सो दिस इज अ वे आई कैन यूज 2 कैराबिनर्स इफ आई हैव ओनली 1 सेल्फ एंकर। ये एक चीज़ हो गई। समझिए कि मेरे पास में ज़्यादा स्क्रू गेट नहीं है और मुझे अगर प्लेन गेट बीनर या वायर गेट का इस्तेमाल करना पड़े, there should not be only 1 प्लेन गेट बीनर इन द सिस्टम। आप लोगों को और एक बीनर यूज करना ही होगा। तो इसे जो है, इस टेक्निक को जो है, ये अपोजिट एंड रिवर्स कहते हैं। मतलब एक का गेट एक तरफ, एक का गेट एक तरफ। अगर मैं दोनों गेट को खोलता हूं तो उसका एक्स बनना चाहिए। यहाँ पर चेंज ओवर के टाइम वही तरीका है, एक बिनर को निकाला आगे लगाया, दूसरा बिनर को लगाया, निकाला आगे लेके आया। सो माई सेफ्टी रिमेन्स कंटिन्यूस एंड देन मैं मेरा प्रोग्रेस यहाँ से आगे चालू करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैवर्स का एक सेक्शन, मतलब बिटवीन द 2 एंकर्स और 2 स्टेशंस, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप समझिए अगर मैं गिरता हूँ
इस सिस्टम के ऊपर, तो मेरे आगे और पीछे वाले लोगों को भी मैं पुल करता हूँ। ऐसे सिचुएशन में अगर आप छोटे छोटे सेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एंड इफ यू कैन हैव मोर एंकर्स, तो सिस्टम ज़्यादा सेफ होगा। इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये मेरे सामने जो एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर से अगर मैंने एक कोई स्लिंग निकाला, टेप स्लिंग निकाला, और अगर मैंने यहाँ पर एंकर किया तो एक सेक्शन यहाँ तक का हो जाएगा और दूसरा सेक्शन इससे आगे हो जाएगा। हमारे दिमाग में एक चीज़ ये पक्का होना चाहिए कि मैं इस ऑन द लोकेशन कि लोकेशन पर जाके कोई भी फिजिक्स का या फॉल फैक्टर का, डायनेमिक लोडिंग का कोई भी स्टडी ना करें, जस्ट स्टडी के हम लोग ये एक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ कैसे कर सकते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स में ये सिचुएशन बहुत कॉमन है कि ट्रैवर्सिंग में या कहीं भी इस प्रकार से आपको लूज बोल्डर्स मिलेंगे या पत्थर मिलेंगे। अगर नीचे ट्रैक रूट नहीं है, अगर नीचे कोई नहीं है, इसका आपको गारंटी है, आपने कंफर्म किया है, तो इसे नीचे ढकेले। बट ये ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ये है कि इन्हें सीधा सीधा उठा के कहीं भी जहाँ पर ये सेफली आप लोग इसे रख सकते हैं, जहाँ से वो नीचे गिरेंगे नहीं, उस प्रकार से आप इन्हें रखें और रूट को क्लीन करें। हो सकता है कई लोगों को ऐसा लगे कि यार ये तो प्रोसेस तो टीडियस है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स जस्ट वैल्यू द ह्यूमन लाइफ, एंड व्हेन वी डू दैट आई एम श्योर हम सब लोग इसे फॉलो करेंगे। इंस्ट्रक्टर्स जो आपके पास में अभी आज की तारीख में जितने हैं, उतने ही इंस्ट्रक्टर्स ये सारी प्रोसेस में आपको लगेंगे। प्रूसिक अगर सिंगल रोप है तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि प्रूसिक आपको लगाने पड़ेंगे हर एक स्टेशन के बाद में। इंस्ट्रक्टर का काम बनेगा उसे नीचे लेके आके वापस एंकर पॉइंट के पास में सिर्फ मतलब स्लाइड करके वहां पर लेके आना है, ये नहीं कि निकालना है और वापस लगाना है। बट दिस वे द एक्टिविटी विल बी मोर सेफर, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी को आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, एंड दैट इज मच बेटर। कि पार्टिसिपेंट्स को प्रूसिक स्लाइड करना, एक ही रोप के अंदर प्रूसिक है, सेल्फ एंकर है, पहले सेल्फ एंकर लगाना, फिर प्रूसिक को अगले वाले प्रूसिक में अटैच करना, इसका थोड़ा ट्रेनिंग आप लोगों को नीचे जमीन पे उनको देना पड़ेगा, उनको सेफ्टी समझाना पड़ेगा, उनको ये बार बार बताना पड़ेगा दो जगह पे आपका एंकर रहना क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सब का ट्रेनिंग आपको एक 15-20 मिनट या आधे घंटे में नीचे देना होगा। सेल्फ एंकर के लिए जैसे मैंने लेंथ के बारे में बात की, तो सेल्फ एंकर के लिए कौन सा टाइप का स्लिंग या रोप किस प्रकार का चूज किया जाए, तो ऐसे जब मजाक में मैं और पुष्कराज शंतनु हम लोग जब बात कर रहे थे, तो पुष्कराज ने ये मुद्दा उठाया जो कि बहुत ही वैलिड है। एंड ही सेड कि आज तक हमने कभी ये नहीं देखा है कि कोई बोला है कि चलो रोप के स्लिंग्स चाहिए सेल्फ एंकर के लिए, नया रोप खरीदते हैं और कट करके उसके स्लिंग्स बनाते हैं। तो हमारे देश में ये अक्सर देखा गया है कि जो भी रोप पुराना हुआ है, घिसा हुआ है, खराब हुआ है, तो चलो इसे काटो और इसके स्लिंग्स बना दो। तो वो जो रोप स्लिंग्स बनेंगे, वो रोप स्लिंग्स आप नॉट प्रैक्टिस के लिए किसी कैंप में पार्टिसिपेंट्स को जरूर दे सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के रोप स्लिंग्स का जो ऑलरेडी रोप डैमेज है, जिसको आप लोगों ने कट किया है और उसके स्लिंग्स बनाए हैं, वो काउटल करके या सेल्फ एंकर करके यूज करना बहुत रिस्की है। यू नो, वी आर वेरी क्लियर एंड वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। 9 mm या 10 mm का सिंगल रोप, सेमी स्टैटिक रोप ही यूज करें, नॉट बिलो 9 mm। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये मेरे लेफ्ट हैंड में वाइट कलर का जो है, ऑफ कोर्स इट्स डायनीमा, और ये जो है नायलॉन का टेप है। हम लोग हमेशा रेकमेंड करेंगे कि नायलॉन टेप का अगर स्लिंग का अगर आप लोग वेबिंग का अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डायनीमा में इलास्टिसिटी का इशू है, डायनीमा में इलास्टिसिटी कम होता है, नायलॉन में एज कंपेयर टू डायनीमा इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, तो इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट के लिए ये भी कर सकते हैं कि क्यूडीज में तो डायनीमा होती है। आई डोंट वांट टू गो इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट, क्योंकि कौन से सिस्टम में डायनामिक रोप यूज होता है, कौन से सिस्टम में स्टैटिक या सेमी स्टैटिक रोप यूज होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका फेलियर का चांसेस क्या है। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोज टेक्निकलिटीज। आवर रिकमेंडेशन इज यूज आइदर अ गुड ब्रांड न्यू रोप स्लिंग्स एज अ सेल्फ एंकर काउस्टेल, और you can use a tubular webbing for this. Now we come to an important aspect. So इस सिस्टम में प्रूसिक का इंपॉर्टेंस बहुत है, तो आपको प्रूसिक स्लिंग्स लगेंगे ही लगेंगे। इसमें भी सेम पुराना 5 mm का रोप, पुराना 6 mm का रोप
कट करके प्रूसिक स्लिंग्स ना बनाएं, बिकॉज एक्सीडेंट्स के चांसेस बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रूसिक स्लिंग का डायमीटर क्या होना चाहिए? अब ये जो मेरे हाथ में ये जो ग्रीन कलर का स्लिंग है, ये बेयरली 2 mm का स्लिंग है। ये मूवीज में ये होता है, जेम्स बॉन्ड जूते का लेस निकाल के ही टाइज अ प्रूसिक एंड ही रेस्क्यूज हिमसेल्फ, बट लेट इट बी लिमिटेड टू ओनली द मूवीज। हम लोग 2 mm, 3 mm, 4 mm प्रूसिक स्लिंग इस केस में इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज़ सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर मैं ऑटो ब्लॉक या थर्ड हैंड करके प्रूसिक का यूज़ कर रहा हूँ तो उसके ऊपर कोई डायनेमिक लोडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस केस में अगर मैं 4 mm का प्रूसिक यूज़ करता हूँ तो ठीक है, बट डेफिनेटली नॉट लोअर देन 4 mm। टू बी मोर सेफर, लेट अस स्टिक टू प्रूसिक्स विच आर 5 mm और 6 mm। वर्टिकल सेफ्टी एंड रेस्क्यू सॉल्यूशंस के माध्यम से इस एपिसोड को हम लोग लेके आए। इसी माध्यम से हम लोग आगे भी कई एपिसोड्स लेके आएंगे, आपसे इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास में स्क्रैम्बलिंग के लिए कोई भी इससे बेहतर तरीका है तो प्लीज 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 आप उस एपिसोड को शूट कीजिए, हमें भेजिए, सबको भेजिए, ताकि एटलीस्ट ये फील्ड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेफर हो, कम से कम एक्सीडेंट हो। लेट पीपल एंजॉय द एडवेंचर बट बी इन दैट लिमिट ऑफ सेफ्टी। आई होप यू लाइक द video. Please write to us on the below email or in a comment box. Do forward it to as many people as possible. इसीलिए हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश मिक्स में ये एपिसोड किया है ताकि ऑल ओवर इंडिया वी कैन definitely spread this. Thank you very much.